वेलकम गाइस, चैप्टर नंबर 7 परफेक्ट कंपटीशन एंड द इनविजिबल हैंड। हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मेरे बच्चों, जब आप छोटे थे ना तो आपको आपके टीचर बताते थे मोनोपोली को मोनोपोली क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मोनो एंड पोलेन। एक का मतलब है सिंगल, एक का मतलब है सेलर। ऐसे ही आपको बताते थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ऐसा क्यों कहते हैं, ओलिगोपोली को ओलिगोपोली क्यों कहते हैं। एंड यू फेल्ट मेस्मराइज्ड, वाओ क्या बढ़िया बात बताई। हैव यू वंडर्ड, आपके उन टीचर ने आपको ये नहीं बताया कि परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन क्यों कहते हैं। आइए पहले वो जान लीजिए, फिर इसको समझने में सुविधा रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन क्यों कहते हैं। सबसे पहले कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर चाहता है सस्ते से सस्ता मिल जाए गुड, सेलर चाहता है महंगे से महंगा मैं बेच पाऊँ। कब ये कंपटीशन परफेक्ट होगा? वेल, ये परफेक्ट तब होगा जब ना तो बायर के पास ना ही सेलर के पास ऐसी कोई भी ताकत होगी जिससे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। और ऐसा क्यों होता है? आप याद करो, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर क्या थे? वेरी स्मॉल सिंगल या सिंगल सेलर और क्या बोलते हैं स्मॉल सेलर और स्मॉल बायर। तो आप अकेले छोटे से पूरी मार्केट के बायर या सेलर हो तो मार्केट प्राइस को क्या इन्फ्लुएंस करोगे बच्चा? होमोजीनियस प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट तुम्हारे सेम है तो तुम कैसे दूसरे से ज्यादा चार्ज कर लोगे बच्चा? सो परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्ट बिकॉज नीदर बायर नॉर सेलर हैज एनी पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। आओ अब शुरू करते हैं। वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ रिजर्वेशन प्राइस। तो रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है हम आपको बता देते हैं। रिजर्वेशन वैल्यू इज द प्राइस एट विच अ ट्रेडिंग पार्टनर इज इनडिफरेंट बिटवीन मेकिंग द ट्रेड एंड नॉट डूइंग सो। अगर आपने प्लेलिस्ट पे मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में है, तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन करा भी था। ये मैं फिर बता देता हूँ। रिजर्वेशन प्राइस अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो प्राइस है जो कि वो मैक्सिमम प्राइस देने को तैयार है किसी गुड के लिए। अगर उसे गुड उसी प्राइस पर मिलेगा तो ही कैन बाय और ही मे नॉट बाय। सिमिलरली प्रोड्यूसर के लिए रिजर्वेशन प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जिस पर वो शायद गुड बेच दे और ना भी बेचे। आइए एक एग्जांपल से सिखाता हूं आपको। बायर्स हैं एम के एस डी आई के टी, रिजर्वेशन प्राइस दैट इज द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, ये भी दिया है। सेलर है टी एम एंड सो ऑन, और रिजर्वेशन प्राइस द मिनिमम प्राइस एट विच दे कैन सेल, ये हमें पता है। So we have 7 buyers and sellers, each with their own reservation price. Buyers make up the demand and sellers make up the supply. What is the quantity traded at equilibrium price of 40? This is 40. तो आप बताओ 40 रुपीज़ पे ये तो खरीद ही लेगा, ये तो 70 देने को तैयार था। 60 वाला भी खरीद लेगा, ये तो 60 देने को तैयार था, 40 में गुड मिल रहा है, सरप्लस मिलेगा उसे। 50 वाला भी खरीद लेगा, 40 वाला मे और मे नॉट बाय बट वी अज्यूम ही बाइज। सिमिलरली ये 10 रुपये पे बेचने को तैयार था, 40 लॉटरी लग गई, 20 पे बेचने को तैयार था 40 मिल रहा है, 30 पे बेचने को था 40 मिल रहा है, और ये 40 पे बेचने को तैयार था 40 ही मिल रहा है। यहाँ पर भी हम एज्यूम करेंगे कि ये बेच देगा। तो फिर what is the quantity traded at equilibrium price of 40? For this we look at the intersection of market demand and supply curves. We find that equilibrium quantity is 4 phones because 4 people like M, K, S and D are willing to pay at least 40 for an iPhone, while 4 sellers T, M, J and P have reservation price less than or equal to 40. In this example, we assume that if a person is indifferent to trading, S, D and P are at 40, he or she still trades. तो अब बच्चा कहता है यार ये कैसा डिमांड कर्व आपने बना दिया। मेरे बच्चों, कन्वेंशनली जब आप डिमांड कर्व बनाते हो तो ऐसा बनाते हो, हाँ जी मैं तो ऐसा बनाता हूँ। सप्लाई कर्व ऐसा बनाते हो, हाँ जी मैं तो ऐसा बनाता हूँ। मेरे बेटा, ये जो डिमांड कर्व होते हैं ये शो करते हैं एट गिवन प्राइस मैक्सिमम क्वांटिटी, एट गिवन प्राइस मैक्सिमम सप्लाई। सर ये क्या बनाया आपने? कौन सा वाला? सर ये क्या बनाया आपने? देखो बेटा, अगर आपने मेरी कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की वीडियो देखी हो तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इनकेस आपने वो नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं। ये क्या शो करता है मैं बताता हूँ। सपोज मेरा बेटा प्राइस 10 रुपये है और वो कंज्यूमर का रिजर्वेशन प्राइस है, तो ये स्टेप कर्व बनता है, क्योंकि रिजर्वेशन प्राइस पे मैंने तुम्हें अभी बताया ना, या तो वो ले लेगा या तो नहीं लेगा। समझ लो मेरी बात, इसलिए 0-1 दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको। तो इसीलिए आपको स्टेप कर्व्स दिख रहे हैं मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले बंदे पे चलते हैं, तो इसका मैक्सिमम रिजर्वेशन प्राइस क्या था सर? 70 है ना। तो 70 पे ही मे बाय 0, ही मे बाय 1।
लेकिन अगर प्राइस 60 हो जाए तो ये तो बंदा जरूर खरीदेगा एम, क्योंकि इसका रिजर्वेशन प्राइस 70 है। लेकिन दूसरा वाला इंडिफरेंट हो जाएगा, ही मे और मे नॉट बाय। सो इफ दैट सेकंड गाय डज नॉट बाय तो टोटल मार्केट डिमांड 1 रहेगी, बट इफ ही हैपन्स टू बाय तो मार्केट डिमांड 2 हो जाएगी मेरा बच्चा। एंड सेम अप्लाइज विद द प्रोड्यूसर। सो सप्लाई का भी वैसा बन जाता है, इसलिए स्टेप कर्व है, बिकॉज हेयर यू आर नॉट डीलिंग विद नॉर्मल प्राइस जो आप यहाँ पर डील करते थे मेरे बच्चों। यहाँ पर आप डील करें विद रिजर्वेशन प्राइस। और अगेन मैं तो आपसे विनती करूँगा, प्लेलिस्ट में जाके मेरी कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की वीडियो देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा। ये वो ऑब्वियसली मैनक्यू की है, ये पियर्सन है मेरे बच्चों। अगर ये नहीं पता तो मतलब ये ऑथर्स हैं अलग अलग, ठीक है। चलो, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन वी प्लॉट द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल वी एंड अप विद द स्टेप वाइज कर्व बिकॉज ईच इंडिविजुअल डिमांड्स ओनली 1 यूनिट एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 4, जो मैंने बताया भी आपको। अब आते हैं जी सोशल सरप्लस। देख बेटा, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड कर दे, दैट इज सोशल सरप्लस। So social surplus is the sum of consumer and producer surplus. It is maximum in a perfectly competitive market. Consumer surplus is the difference between buyer's reservation price and what the buyers actually pay, and producer surplus is the difference between price and seller's reservation price, that is marginal cost. For social surplus to be maximized, the highest value buyers are making a purchase and the lowest cost sellers are selling. We compute this surplus by summing up the consumer and producer surplus of each market participant. For example, M is willing to pay 70 but actually pays 40, thus her consumer surplus is 30. Likewise, T is willing to sell the phone at 10 but gets 40, so his producer surplus is 30. So by performing this computation for each agent, तो हम इसको जब सॉल्व किया तो टोटल 120 आ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस 60, प्रोड्यूसर सरप्लस 60। बच्चा कहता है सर आप बता देते तो बहुत अच्छा रहता। देख मैं एक साइड बता देता हूँ तेरे को, ठीक है। हाँ सर एक बता देता हूँ। 70 में से 40 गए 30, 60 में से 40 गए 20, 50 में से 40 गए 10, 30 + 20 + 10 60। ये ले मेरे भाई, मेरा बेटा कंज्यूमर सरप्लस 60, ठीक है। ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल ले। बड़ी क्लास में पढ़ रहा है भाई, इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेगा। अब आते हैं परेटो एफिशिएंसी। भाई इन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया इसमें। परेटो एफिशिएंसी बहुत एडवांस टॉपिक है, इकोनॉमिक्स ऑनर सेम 4 में पढ़ाता हूँ मैं ये, और एम में इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ मीनिंग छोड़ूंगा, लेकिन अगर तेरे अंदर खुजली बहुत ज़्यादा है तो एक्सचेंज करके एक वीडियो देखियो इको ऑनर सेम 1 में या एम ए की लिस्ट में, एम ए इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ तेरे को मिल जाएगा। समझ कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी तू बेसिक लेवल पर है। आओ जी, the competitive market equilibrium maximizes social surplus, but in many situations we are also interested in who gets what, that is the allocation of surplus. And an outcome is Pareto efficient if no individual can be made better off without making someone else worse off. तो हम ये मानते हैं कि इट्स अ बेस्ट पॉइंट, और Pareto efficient जब अचीव हो जाता है पॉइंट तो आप किसी को बेटर नहीं कर सकते, अगर आप किसी को मतलब तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक किसी दूसरे को वर्स ऑफ ना कर पाए। तो आपको इसका मतलब क्या है, तभी तो मैंने बोला ये डिटेल टॉपिक है, ये तेरे को वहाँ एम ए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स M4 से समझना होगा, जो कि ऑब्वियसली भी मुश्किल लगेगा तेरे को। So we can say that in a perfectly competitive market, the first function of equilibrium price is that it efficiently allocates goods and services to buyers and sellers, extending the reach of the invisible hand from individual to firm. Consider a firm that owns 2 manufacturing plants, each of which produces microchips to sell in a perfectly competitive market. 2 plants are quite different. The older one has less advanced production technology and the new one has latest technology. तो आप देख रहे हो मार्जिनल कॉस्ट ओल्ड वाले की ज़्यादा है, न्यू वाले की कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है उसकी। So optimal production quantity, तो profit will be maximized at that level of output where MR is equal to MC, पुराने वीडियो से आपको पता ही। The old plant achieves this, हम ऐसे assume करें 20,000 यूनिट और प्रॉफिट वहाँ पर आ रहा है 0 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया प्रॉफिट का। तो जब मैंने उसको यूज़ किया, प्राइस हम 10 मान रहे हैं और एवरेज कॉस्ट 10 मान रहे हैं, ये भी 20,000 एज्यूम मान रहे हैं, तो 0। अब अगर आप न्यू प्लांट पे ये प्रोड्यूस करो, सो जस्ट लाइक द ओल्ड प्लांट, न्यू प्लांट ऑल्सो टेकिंग प्राइस एज $10 गिवन, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेयर MC इक्वल्स MR और मार्केट प्राइस AR। गिवन दैट न्यू प्लांट फेसेस अ लोअर MC, तो फिर उसका जो आपका प्रॉफिट है वो आ गया। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि यार ओल्ड प्लांट तो बेकार है, न्यू प्लांट ही यूज़ करना चाहिए, न्यू प्लांट में प्रॉफिट है, ओल्ड प्लांट में तो प्रॉफिट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। आइए पढ़ते हैं। At the annual general meeting, the CEO says, we cannot keep old plant. We must move all the production to the new plant. This new plant will produce 70,000. तो 20 पिछला बनाता था, 50 नया बनाता था, इसने कहा सब नए में डालो।
Well, the plant manager tried to explain the CEO the errors of this step. Let's see the impact of this enforced production. अब हुआ क्या इससे बेटा, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़कर एवरेज कॉस्ट 22.50 हो गई और वो कहते हैं चौबे जी छब्बे बनने गए दूबे बनकर आ गए। मतलब आप फ़ायदे के लिए गए लॉस में चले गए, फ़ायदे के लिए जाना था आपको और हो गया लॉस। बच्चों कहते हैं आपने खुद भी अज्यूम कर लिया, एवरेज कॉस्ट बढ़ा दिया, ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया? भाई रीज़न भी देते हैं तेरे को, वाई द लॉस अकर्ड, तो बता देते हैं क्यों लॉस हुआ। कहते हैं फिक्स कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी प्लांट की, वो तो जो फिक्स खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, वहाँ के स्टाफ है और रेंट वगैरह है अगर कोई, तो वो देना पड़ेगा। द प्लांट मैनेजर एक्सप्लेन्स दैट अंडर द CEO's प्लान द न्यू प्लांट प्रोड्यूस द लास्ट यूनिट एट अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 30 विच इज़ मच ग्रेटर देन 10। मैंने शो कर देता हूँ, पहले वाले की जो कॉस्ट थी वो 10 थी थ्रू आउट, और अब इसकी जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट वो 30 हो चुकी है लास्ट यूनिट की एटलीस्ट। तो कहते हैं इकोनॉमिक लॉजिक इज दैट across both plants MC is equal to MR, that is MC old is equal to MC new, thus the overall production cost across the two plants minimize हो रही थी। The moral of this is that under the assumption of perfect competition allowing the market to operate freely not only permit each manager to maximize his plant profit by producing at the level where MR is equal to MC, they also achieve cost minimization of both plants, that is MC old is equal to MC new. So under perfect competition, the second distinct function of equilibrium price is that it efficiently allocates the production of goods in an industry. तो हम क्या कर रहे थे, अगर आप पीछे जाओ तो ओल्ड प्लांट और न्यू प्लांट की बात करें तो ओल्ड प्लांट भी प्रोडक्शन भले 20,000 कर रहा था लेकिन वहाँ कर रहा था जहाँ MRMC बराबर है, ये 50,000 कर रहा था लेकिन वहाँ कर रहा था जहाँ MRMC बराबर है। MR परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कांस्टेंट रहेगा, तो अगर MR इज इक्वल टू MC1 एंड MR इज इक्वल टू MC2 तो MC1 मस्ट बी इक्वल टू MC2। यही वो यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि वो मिनिमाइज कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उससे छेड़खानी करी तो आपने देखा आपको लॉस हो गया। Clear? So under perfect competition, the second distinct function of equilibrium price is that it efficiently allocates the production of goods. Because an optimizer expands production until MC is equal to P, thus marginal costs are equalized across firms because all firms face the same market price. Extending the reach of the invisible hand through industries. अब आपने अभी तक तो 2 ही प्लांट देखे थे, तो आप कहोगे कि इंडस्ट्री में तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं, 2 से क्या बात बनेगी। तो अब आपको बताते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में भी कैसे ही हेल्पफुल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। We saw that invisible hand optimally allocates scarce resources and arranges production patterns in an industry. How can we determine whether any specific industry is producing too much or too little? For example, consider a perfectly competitive market of paper product with identical sellers making economic profit. अब तुम्हें पता है अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट है, शहद दिखाओगे तो मक्खियाँ तो आएंगी, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। आपने एक फीचर पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो अब इकोनॉमिक प्रॉफिट है तो नई फर्म्स एंटर करेंगी, जैसे ही एंटर करेंगी आप देखो सप्लाई बढ़ा और प्राइस घट के उतना हो जाएगा कि आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट खत्म। तो कहता है वी सॉ इन चैप्टर 6 दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स। वी विल शो दिस इन द फॉलोइंग डायग्राम विद राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम 25 to 12 and the equilibrium quantity rises from 500 to 600. When does entry stop? It stops when price falls to equal MC. Once the price reaches the minimum of AC, we have equilibrium, which means there is zero economic profit. और इसको भी मैंने डिटेल्ड में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ कंपेटिटिव की वीडियो मैंने एक दी हुई है, उसमें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि लॉन्ग रन में इम्पैक्ट कैसे होता है, और उस पर मैंने फर्म के AR/MR के साथ भी सिखाया हुआ है। यहाँ पर तो आई एम बाउंड की जो आपकी रीडिंग में दिया है मुझे वही लिखना है, लेकिन इट इज़ नॉट अप टू मार्क, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड की रीडिंग नहीं है। तो आप वो वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जो है कंपेटिटिव मार्केट की, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि ये अजम्पशन बेस्ड है, वो लॉजिक बेस्ड है जो मैंने आपके लिए पहले वीडियो बना रखी है। तो ये मेरे को ऐसी क्यों बनानी पड़ती है, बिकॉज आपकी रीडिंग्स यही है और इम्तिहान में ये लिखना पड़ेगा आपको, और कल को आप रीडिंग खोलोगे आपको यही दिखेगा, तो समझ भी इसी तरीके से फिर हम करा रहे हैं आपको। What happens if the equilibrium price is less than AC? Suppose a market has P less than 80C as shown in the following figure. तो losses होंगे तो फिर existing firm भाग जाएंगी। So this market faces a market price of 10, but at this price average costs are higher, generating losses. Now with free entry and exit, some firms will exit the industry until the price rises and again become equal to minimum of AC. So this reasoning leads to third distinct function of equilibrium price in a competitive market. They allocate scarce resource across industry in an optimal manner. So इनविजिबल हैंड जो कि डिमांड एंड सप्लाई उसको प्राइस ही गाइड करता है। कहते हैं मार्केट प्राइस एक्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लीडिंग द हाई वैल्यू बायर टू बाय एंड लो कॉस्ट सेलर्स टू सेल।
Prices force entrepreneurs to allocate the production of goods efficiently. The flow of labor and physical capital to sector with the highest reward causes the production to be just as at the right level in competitive market equilibrium. अब अगर आप पंगा लेंगे, चलते घोड़े पे चाबुक मारेंगे तो क्या होगा वो बताते हैं. अगर आपने सोचा हम प्राइस कंट्रोल कर देंगे, सो इट रेफर्स टू अ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और अ सर्विस. तो सपोज डिमांड बढ़ी किसी गुड की, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो प्राइस भी बढ़ता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम तो P1 ही रखेंगे जी. अच्छा जी रखो. सपोज डिमांड इंक्रीजेज, नाउ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्राइस विल इंक्रीज टू P2 एंड Q3 बन जाता. नाउ इफ द गवर्नमेंट होल्ड द प्राइस एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लायर्स विल हैव नो एक्स्ट्रा इंसेंटिव टू मीट द इंक्रीज डिमांड, दस देयर विल बी अ शॉर्टेज Q2 Q3. अब डेड वेट लॉस हो जाते हैं. कहते हैं इट रेफर्स टू डिक्रीज इन सोशल सरप्लस फ्रॉम अ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो डिटेल में. द डेड वेट लॉस फ्रॉम प्राइस सीलिंग, इस प्राइस कंट्रोल की वजह से कैसे होगा वो देखो. जब नॉर्मल डिमांड सप्लाई करते, ये कंज्यूमर सरप्लस था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये मैक्सिमम हो रहा था. अब अगर आपने प्राइस कंट्रोल लगा दिया, माइंडेड वो ओरिजिनल P1 पे रख दिया, ये P2 ये वाला है मेरा बच्चा और ये P1 ये वाला, तब क्या होगा. सो पैनल ए शोज अ फ्री मार्केट वेयर इक्विलिब्रियम प्राइस P2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 लीड्स टू अ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ A एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ B, द सोशल सरप्लस मैक्सिमम. इन पैनल B प्राइस कंट्रोल हैज बीन इम्पोज्ड वेयर प्राइस इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अ डेड वेट लॉस इक्वल टू एरिया D रिजल्ट. नाउ कंज्यूमर सरप्लस C है, ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस E है, लेकिन जो सोशल सरप्लस है, जो टोटल सरप्लस है, दैट हैज बीन डिक्रीज बाय द एरिया इक्वल टू D. क्लियर. चैप्टर नंबर 7. और मैं फिर बता देता हूँ, हमारा ग्रुप है पूरा सेम 1 का. आपको अगर उसमें ऐड होना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए. सारे नोट्स वगैरह और सब कुछ और भी हेल्प सब फ्री है मेरा बच्चा.